नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नजरें फेरते हुए कहती है। सैम एक लॉकेट अंगद की तरफ बढ़ाता है और उससे कहता है, इस लॉकेट को अपने कर। असल में इस लॉकेट से हार्ट शेप का एक पेंडेंट था जो हमेशा ओपन क्लोज होता है। अंगद उस लॉकेट को एक पल हैरानी से देखता है और फिर उसे स्वयं से लेते हुए उससे जैसे कहा वैसे उसे लॉकेट से पेडिट को ओपन करता है, जो उसके एक बच्चा की तस्वीर होती है। इस बच्चे की उम्र लगभग 10 साल रही होगी। बच्चा बहुत क्यूट और प्यारा सा था। स्वयं उस पोडेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम इस लॉकेट में जो बच्चा दिखाई दे रहा है उस बच्चे के बारे में तुम्हें पता करनी है। वेट। अंगद ये शब्द इतनी हैरानी से कही थी कि उसने ना जाने कैसी बात ही स्वयं जुबान से सुन ली हो। अंगद अभी भी आंखें फाड़ते हुए को ऐसे देख रहा था मानो वो जानता चाहता हो कि उसके जो कुछ भी सुन वो सही था। सिर्फ उसका वजह हम तूने सही सुना है। तुझे इस बच्चे के बारे में मालूम करना है। कैसे भी करके स्वयं ने ये बात अंगद को इनकरेज करते हुए कही थी। अंगद अब एक बार उस लॉकेट को देखते हैं और फिर स्वयं को और चीरते हुए कहता है, क्या तू पागल हो गया है? ये तस्वीर काफी पुरानी लग रही है। अब तक ये बच्चा काफी बड़ा हो गया होगा। मैं कहाँ ढूंढूंगा इसे? और ये तुझे बिना मिल भी गया तो पहचानूंगा कैसे? स्वयं अंगद की बात समझता है, लेकिन स्वयं अपना बात रखते हुए कहता है, तू इसे वो कुछ पहचानेगा और वो कैसे? अंगद अपना हाथ बांधते हुए अपनी आंख छोटी करते हुए उससे पूछता है। अंगद की चेहरे में अभी से कन्फ्यूजन दिख रहा था। सैम आगे कहता है, ये कोई परे स्पेशली कस्टमाइज्ड लॉकेट लग रहा है। ये किसी खास ज्वेलर्स ने ही बनाए होंगे। तो तू वहां से आसानी से पता कर सकता है और तेरे आदमी तो पूरे तो तू वहां आसानी से पता कर सकता है और तेरे आदमी तो पूरे देहरादून में फैले हुए हैं। वो कब काम आएंगे? अंगद स्वयं की बात को समझ तो रहा था, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि स्वयं लॉकेट वाले बच्चे के पीछे ऐसे क्या पड़ा है। अब उससे रहा नहीं जाता। अंगद अभी भी उस लॉकेट को गहराई से देख रहा है था और स्वयं पूछता है, वो बस तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन इस बच्चे के बारे में पता कर वहाँ इतना जरूर क्यों है? सब हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, बहुत जरूरी है। किसी की जिंदगी टिकी है इस लॉकेट और इस बच्चे पर। अंगद वो कैसे? प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर। तुझे याद है कुछ साल पहले मेरे लॉकेट की तरह से एक टीम गई थी देहरादून घूमने? हम मुझे याद है। अंगद अभी भी उस लॉकेट की तरह देखते हुए ही कहता है। सब आगे कहता है, उस टीम में मैं और राही भी थे। जब हम
सब वापस मुंबई जा रहे थे। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी और भारी बारिश की वजह से जगह जगह लेट स्ट्राइड हो रहे थे। लेट स्ट्राइड जी वजह से रास्ते बंद पड़े हुए थे। उसी वजह से हमारी कॉलेज बस भी एक जगह फंसी हुई थी। उस वक्त हमेशा हमने देखा कि लेट स्ट्राइड की वजह से थोड़ी दूर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। सब बहुत डरे हुए थे, इसलिए वहाँ एक्साइटेड वाले जगह में कोई नहीं गया। सिर्फ मैं और राही ही थे जो उस कार के पास गए थे। उस वक्त भी ज्यादा बारिश हो रही थी। उस दोनों जब वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि गाड़ी के अंदर 3 लोग फंसे हुए थे। 2 लोग बेड सीट पे, जिन्हें सिर पे चोट लगने की वजह से दोनों बेहोश थे, और एक ड्राइविंग को तो तुम उसे वक्त बचा नहीं सके, लेकिन उस ड्राइवर ने हमें इतना जरूर बताया था कि वो तीनों देहरादून से हैं। मैं और राही भारी बारिश में जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो अंकल को बचा नहीं सके और शायद आंटी भी बच पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि हम तुम्हारी आंटी को मुंबई ले जाएं। राही और मैं बिना देर किए आंटी को मुंबई ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि सिर में चोट लगने की वजह से आंटी कोमा में चली गई है। ये सब कहते हुए स्वयं का चेहरा उदासी से भर गया था और उससे शब्द उसके गले से मुश्किल से ही निकल पा रहे थे। वही अंगद भी आंखों में सॉफ्ट नेट्स लिए बड़े गौर से स्वयं की बात को सुन रहा था। स्वयं आगे कहता है, ये लॉकेट आंटी का ही है। इतने साल हो गए, हमें ये ना जाने कितने डॉक्टर्स को आंटी के दिखाया, लेकिन इतने सारा भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। डॉक्टर का कहना है कि आंटी अंगद की टूटी चुकी है, उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है मैं इस लॉकेट में जो बच्चा है ये उनका ही बेटा है। शायद उनके वापस मिल जाने से आंटी की जीने की इच्छा फिर से जाग जाए। स्वयं आगे कहता है, ये लॉकेट आंटी का ही है। इतने साल हो गए हैं, हम इससे न जाने कितने डॉक्टर्स को आंटी को दिखाया, लेकिन उसने जरा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि आंटी अंगद से टूट चुकी है, इतने जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है इस लॉकेट में जो बच्चे हैं ये उनके ही बेटे हैं। शायद उनके वापस मिल जाने से आंटी की जीने की इच्छा फिर से जाग जाए। अंगद अभी भी उस लॉकेट को हैरानी से देख रहा था। अंगद को इस बच्चे का फेस कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन अंगद एक्सल्यूट गेम मैं हैरानी से इस लॉकेट को देख रहा है। इस बार पर अंगद अपने सिर झटकाते हैं और कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, तू फिक्र मत कर, मैं जल्द ही इस लॉकेट और
इस बच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँगा। स्वयं बस हम में जवाब देता है, लेकिन अंगद उत्सुकता अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए अंगद आगे पूछता है, वैसे अभी आंटी है कहाँ? आई मीन इतना तो कन्फर्म है कि आंटी देहरादून में है। स्वयं हम आंटी देहरादून नहीं, आंटी राही एक घर में मुंबई में है, जी ओके वेट वाट? अंगद बहुत ज्यादा हैरान से कहता है। स्वयं आगे कहता है, राही के मॉम डैड कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। राही अब आंटी से मिली तो वो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गई। डॉक्टर्स ने आंटी को हॉस्पिटल में रखी की बात की थी, लेकिन राही ने आंटी को अपने साथ ही रखने की जिद की और हम सबको उसकी जिद मानने पड़ी। राही तब ये आंटी को अपने साथ ही रख रही और एक बेटी की वजह उनका ख्याल रख रही। पहले मुझे डर था कि राही ये कब पाएगी कि नहीं, लेकिन राही सच में आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अंगद के चेहरे में एक लाइट स्माइल थी, उसी वजह से सच में राही और स्वयं का प्राउड फील हो रहा था। राही उस आंटी से कहती है, रिश्ता न होने पर भी दोनों ने जी जान लगाकर उनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए न जाने क्या क्या जनन किया है। अंगद अब अपना चेयर से उठकर स्वयं के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। अंगद बेचारा अभी भी चेयर में बैठा हुआ था। स्वयं हैरानी और कंफ्यूजन से कहता है, अपना फेस बनाते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है यार, छोड़ मुझे। अंगद अब स्वयं को छोड़ तो देता है, लेकिन उसके फेस में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। अंगद थोड़े फिक्र से पूछता है, तू सच में रो रहा था? अंगद की बात से स्वयं थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उससे नजर फेरते हुए अपने कोई फाइल निकालकर उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंगद उसके इस बहाने को समझ चुका था। अंगद अब जाकर फिर स्वयं को सामने चेयर में बैठता है और चुप चुका था और उसके फिक्र से पूछता है, क्या तू मुझे भी नहीं बताएगा? तू कब तक मुझसे ही झूठ बोलेगा? बोलने लगा है। स्वयं अपना सिर झुका है, फाइल को चेक करते हुए ही कहता है, तू ऐसे मुझे इस बार ऐसे सवाल क्यों किए जा रहा है? मैं भला तुझे से कोई बात क्यों पूछूं छुपाऊंगा? अंगद कुछ देर स्वयं को ऐसे ही घूरा देखता है और फिर थोड़ा गुस्से से कहता है, तो तू फिर जा, ऑफिस इतना लेट क्यों आया है? आधा दिन लगभग खत्म हो चुका था और तू ऑफिस आया है। तू अपने काम में थोड़ा सा भी लापरवाही पसंद नहीं है। मुझे भी जरा बता, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? स्वयं हिचकिचाते हुए वो थोड़े ट्रैफिक में फंस गया था। अंगद अपना हाथ बांधते हुए और अपना आईब्रो चाहते हुए, रियली इस शहर में कब से इतना लंबा ट्रैफिक होने लगा? स्वयं इस बार कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना फाइल में ध्यान लगाए हुए अंगद की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। अंगद अब अपने चेयर से उठता है और स्वयं के पास जाता है
और उसका हाथ पकड़ कर उसे चिढ़ते हुए चेयर से उठाता है। स्वयं अंगद की वह इस मूव को समझ नहीं पाया और थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछता है, तू क्या कह रहा है? अंगद कुछ नहीं कहता और स्वयं का फाइल जबरदस्ती बंद कर रहा है। अंगद कुछ नहीं कहता और स्वयं का फाइल जबरदस्ती बंद करते हुए अपने हाथ खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। स्वयं का बिल्कुल भी मन नहीं था कि कुछ भी करने का। उसके मन के सामने उसकी बॉडी भी थकी हुई महसूस हो रही थी। केबिन से बाहर निकलते ही अंगद उदासी से कहता है, चल थोड़ा फ्रेश हवा ले ले, मेरे साथ बात में आराम से करना काम। तू स्वयं अंगद का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए, तू तेरे ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या जो तुझे अभी बाहर जाना है? अंगद फिर स्वयं को अपने हाथ खींचते हुए, काम तो है लेकिन हिलाते हुए ज्यादा जरूरी है। अंगद स्वयं को अपने हाथ जबरदस्ती कसी लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस हार्स खत्म हो चुके थे। तानी अपना सारा सामान समेट और ऑफिस से बाहर आ जाती है। तानी ने पहले ही स्वयं को मैसेज करने मना कर दिया था कि वो उसे लेने न आए। तानी ऑफिस से बाहर टैक्सी क्या वेट कर रही थी, तभी वहां कार आकर रुकती है। यह स्वयं नहीं था लेकिन तानी समझ चुकी थी ये कबीर है। कार का विंडो नीचे होती है और कबीर अपना गॉगल निकालते हुए तानी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तानी एक इस्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, दरअसल मुझे घर नहीं भाई के ऑफिस जाना है, क्या तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर दोगे? कबीर हाँ कहता है और दोनों अतहर के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। तानी और कबीर कार में थे। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तानी के हाथ कुछ शॉपिंग बैग्स थी जिसे देखकर कबीर बड़ी उत्सुकता से पूछता है, ये क्या है? क्या तुम आज फिर शॉपिंग कर गई थी? तानी कबीर को बहुत क्यूटली अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए तिरछी नजर से देखती हुई कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा शॉपिंग ही करती रहती हूँ? जिसे सुनकर कबीर हंसते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तानी भी एक लाइट स्माइल के साथ असर करती है। ये एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले भाई के लिए खरीदा था, तो बस उन्हें ही देने उसके अथर के ऑफिस में कुछ ही देर पर होते हैं। तानी अचानक से कहती है, रुको, जिसे सुनकर कबीर जल्दी से कार रोक देता है और फिर से तानी की तरफ देखने लगता है, जो जैसे पूछ रहा हो कि बस ठीक है ना। तानी अपना सामान अच्छे से पकड़ती है और कहती है, तू मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तानी अब कार का डोरनॉल लॉक कर कार से बाहर आती है और उससे हाथ कबीर के कार से बाहर आती है। कबीर अब तानी के पास जाता है और उससे पूछता है, अथार भाई ऑफिस तो कुछ ही दूर है, फिर तुमने कार यहाँ
क्यों रुकवाई? तानी कोई प्रॉब्लम वाली बात है? मैं बस इस मार्केट में भाई के फेवरेट स्टेट लेने जाती हूँ, इसलिए कबीर हाथ बांधता है और तानी की को छोड़ते हुए कहता है, अभी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सुविचार हिंदी सुनने की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे मज़ेदार स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।